आजादी आजादी चिल्लाने वाले कांग्रेसी हो चुके कन्हैया कुमार अपने गृह राज्य बिहार पर एक बयान दिया है, इससे राहुल गांधी का बर्बाद होना तय। कन्हैया कुमार ने एक नई थ्योरी गढ़ी है। कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में भारतमाला परियोजना की सड़कें राज्य का पानी लूटने को बनाई जा रही हैं। कन्हैया का पूछना है कि बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं आया और अब छोटे निवेश आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि सड़कों की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सड़कें बनाने को एक साजिश करार दिया है। मूर्खता की वैसे तो कोई सीमा होती नहीं, लेकिन 2-3 ऐसी बातों के बाद आदमी को चुप हो जाना चाहिए। हालांकि कन्हैया कांग्रेसी हैं और उनसे ऐसी कोई भी उम्मीद बेकार है। कन्हैया का कहना है कि बिहार के पास बहुत पानी है, इसलिए यहां सड़कें बनाई जा रही हैं। पहले बात तो ये बचकाना तर्क था, और अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2023 में सामने आई जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में अभी 44% भूजल का दोहन हो चुका है, जबकि बिहार में कोई बड़ा औद्योगिक आधार नहीं है। यही रिपोर्ट बताती है कि गुजरात, जहां औद्योगिक ढांचा मजबूत है, वहां भी यह स्तर 51% तक ही पहुंचा है। केवल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां भूजल का दोहन 100% से ज्यादा हुआ। ऐसे में कोई बिहार के पानी पर क्यों नजर डालेगा? एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश की स्थिति एक सी ही है। कन्हैया ने भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कों को भी कोसा और प्रश्न पूछा कि ये क्यों बन रही हैं और इससे बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। कन्हैया को पता होना चाहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि किसी भी जगह उद्योग धंधे लगने की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे जहां उद्योग धंधे लगना है वहां के लिए एक सड़क होनी चाहिए, और आज के समय में तो हाईवे होना चाहिए, बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, स्थायी नीतियां होनी चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली शर्त सड़क है। जब सड़क नहीं है तो भला फैक्ट्री लगाने वाले कैसे पहुंचेंगे, माल कैसे पहुंचेगा, और किस तरह फैक्ट्री लग भी जाए तो उसका माल कैसे बाहर जाएगा? कन्हैया कुमार का कहना है कि जब फैक्ट्री लगनी थी तब नहीं लग पाई। क्या वो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस तब में बिहार में कौन राज कर रहा था? यानी तब 1950 से 2005 तक तो मोटे तौर पर कांग्रेस और लालू की शासन बिहार में था। कांग्रेस ने ही बिहार के उद्योग धंधों की दुर्दशा की। ना कांग्रेस बड़े उद्योग धंधे बिहार लाई और जिसकी संभावना भी थी उसे भी छीन लिया। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने भाड़ा सामान्यकरण कानून लागू किया। इस कानून के तहत जितने भाड़े में रांची से निकला खनिज पटना आता, उतने में ही वो मद्रास पहुंचता। समुद्र तट का लाभ लेते हुए इसी के चलते तमाम उद्योग धंधे दक्षिण के राज्य चले गए। कहते हैं इस कानून के चलते 10 लाख करोड़ का घाटा बिहार को हुआ। यह कानून भी 1990 में जाकर खत्म हुआ, और ये कोई रोने वाली बात नहीं, इसके आंकड़े तस्दीक करते हैं। प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने वाली एक कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि बिहार का देश की जीडीपी में हिस्सा 1960-61 में 7.8% हुआ करता था, वो आज 2.8 पर खड़ा है। अगर इसमें झारखंड को भी मिला लें तो ये 4.3% पहुंचता है। देश में बिहार की जीडीपी का हिस्सा हर दशक के साथ नीचे जाता गया। कन्हैया को राहुल और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर यह नीति क्यों लाई गई थी और क्यों उद्योग धंधे तबाह किए गए। आजादी के बाद तो बिहार में कोई नए उद्योग नहीं लगे, जो पहले से थे भी कांग्रेस ने उन्हें भी बर्बाद किया। उन्हें कांग्रेस ने मरणासन कर दिया। छोटे निवेश आने पर रोने वाले कन्हैया कुमार ये बात नहीं जानते क्या कि पहले किसी भी राज्य में छोटे ही निवेश आते हैं? क्या पहले दिन से ही आने वाला निवेश 50,000 करोड़ का आने लगेगा? कन्हैया की असल समस्या सड़क, उद्योग और पानी नहीं है। बात यह है कि उनका खुद का विकास नहीं हो रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई। जस्टिस ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किए। इसी विधानसभा सीट से आतिशी ने चुनाव जीता था। अदालत ने प्रतिवादियों से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था तथा सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय की। हालांकि निर्वाचन आयोग के वकील और निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार उन्हें चुनाव याचिका में पक्ष नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि उन्हें अपने जवाब में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की छूट होगी। इस बीच अदालत ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी और पुलिस को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दरअसल कालकाजी के निवासी याचिकाकर्ता कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने आतिशी की चुनाव जीत को चुनौती देते हुए दावा किया कि वो और उनके मतदान एजेंट भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की। अधिवक्ता टी सिंहदेव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई। आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी को 3,521 वोटों से हराया था। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं। चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को हुआ था और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि मतदान से एक दिन पहले 4 फरवरी को आतिशी के करीबी सहयोगियों को निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया था।
और वो सहयोगी आतिशी के पक्ष में मतदाताओं के वोट खरीदने के लिए रिश्वत देने के पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशों पर काम कर रहे थे। आप नेता पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123(1)(a) के तहत रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आतिशी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा तो विजेंद्र गुप्ता ने उनसे माफी मांगने की बात कही। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा और कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भी आतिशी पर निशाना साधा। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से पूछा, आप अपने किए के लिए माफी मांगेंगी या नहीं। उनका इशारा आतिशी के सदन में व्यवहार और आरोपों की ओर था। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा ने कहा कि आतिशी बस समय खराब कर रही हैं। उन्होंने फर्जी जीएसटी के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि कुल 11,836 फर्जी जीएसटी नंबर पकड़े गए। जांच में 8,020 फर्जी पाए गए, जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। टैक्स वसूली की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। प्रवेश वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि आपकी सरकार में कोई कागज पर साइन नहीं करता था, इसलिए आपके नेता जेल गए या हमें आपके भाषण सुनने पड़ते हैं। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता की सदन में गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने हंगामा किया। आतिशी ने पूछा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आई। विजेंद्र गुप्ता ने जवाब दिया, नियम 38 के तहत कुल 20 सवाल पूछे जा सकते हैं, मुख्यमंत्री की जगह मंत्री जवाब दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसे राजनीति का मुद्दा बना रहा है। आप 10 साल सत्ता में रहे पर आपको नियमों की जानकारी नहीं, आपकी भूमिका गैर जिम्मेदाराना है। आतिशी की गैर मौजूदगी पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष प्रश्नकाल को चलने नहीं देना चाहता। आतिशी सदन में नहीं थी, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा। प्रश्नकाल का सम्मान करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम में विधानसभा में तनाव बढ़ गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आतिशी ने सरकार पर जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता और अगर यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास वास्तव में ब्रिटिश नागरिकता है तो उनकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से पुष्ट नहीं हुआ है और मामला जांच और अदालती प्रक्रिया में है, इसलिए वर्तमान में उनकी भारतीय नागरिकता बरकरार है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। केंद्र के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडलिक की पीठ ने मामले की सुनवाई 28 मई तक के लिए टाल दी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्च न्यायालय से गृह मंत्रालय को राहुल की नागरिकता पर फैसला लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा ने उच्च न्यायालय से कहा, मामला विचाराधीन है। पीठ को यह भी बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो इस तरह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, ने गृह मंत्रालय को कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराने के लिए हाल में 4 हफ्ते का समय दिया था। जब स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया कि वो राहुल को गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें जारी पत्र पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दें, तो पीठ ने कहा कि वो मंत्रालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हम बाध्य नहीं कर सकते, कार्यवाही मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है, फैसला लेना मंत्रालय का काम है, हम मंत्रालय की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकते और मंत्रालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई निर्देश नहीं जारी कर सकते। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को केंद्र सरकार से कहा था कि वो उसे राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर फैसला लेने के लिए गृह मंत्रालय को दिए गए स्वामी के अभ्यावेदन की स्थिति से अवगत कराए। अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर स्वामी की याचिका में कहा गया कि 6 अगस्त 2019 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल ने ब्रिटिश सरकार के सामने स्वेच्छा से खुलासा किया था कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। स्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया तथा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। आरोप एक ब्रिटिश कंपनी बैकहॉप्स लिमिटेड के दस्तावेजों पर आधारित है, जिसमें 2005 से 2006 में राहुल की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। कांग्रेस ने इसे लिपिकीय त्रुटि करार दिया। भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता और अगर यह साबित हो जाता है तो उनकी भारतीय नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी स्वामी की याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली तारीख 13 जनवरी 2026 है। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और राहुल गांधी भारतीय संसद के सदस्य बने हुए हैं, जो भारतीय नागरिकता की शर्त पूरी करता है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन से जानकारी मांगी है, लेकिन जवाब का इंतजार है। अगर गृह मंत्रालय और कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो उनकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है, जिसके बाद उन्हें कानूनी रूप से देश छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर की स्थिति है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। राहुल गांधी फिलहाल भारत में सक्रिय हैं। हाल ही में दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों में देखे गए और कांग्रेस के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मामला कोर्ट में लंबित है और अगले कुछ महीनों में स्थिति साफ हो सकती है। कुणाल कामरा के मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी के वो नेता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टकला कहने वाले युवक की पिटाई करके उनका सिर मुंड दिया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड
और बैंक खातों की जांच की जाएगी। कहां से उसके पास पैसा आया और शिंदे के अपमान से पहले वो किसके संपर्क में था, इसकी जांच की जाएगी। वहीं मुंबई पुलिस उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे कार्रवाई करने जा रही है। राज्य की विधान परिषद में कुणाल कामरा के लेन देन और उसके बाकी कनेक्शन की जांच होगी। उन्होंने कुणाल कामरा की इस टिप्पणी के पीछे कौन है, इसकी जांच करने को कहा है। योगेश कदम ने कहा, यह एक गंभीर मामला है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जाएगी। उसको कहां से भुगतान किया गया, इसकी जांच की जाएगी और इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाया जाएगा। कामरा के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार के दौरान उनके दफ्तर पर अवैध रूप से कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब कामरा पर हो रही कार्रवाई कानूनन रूप से ठीक है। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी ने उद्धव ठाकरे के दौरान बुलडोजर चलाया था। कंगना रनौत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, जिस तरह से वो मेरे साथ अवैध रूप से किए गए काम का मजाक उड़ा रहे थे, मैं उसे वर्तमान से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी। मेरे साथ जो किया गया वो पूरी तरह से अवैधानिक था। ये जो किया गया वो कानूनी रूप से की गई प्रक्रिया है। कंगना ने आगे कहा, आप कोई भी हो, किसी का अपमान करना, किसी की अपकीर्ति करना सही नहीं। आप कॉमेडी के नाम पर किसी की इज्जत उछाल रहे हैं, उनके काम को आप धूमिल कर रहे हैं। शिंदे जी एक जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतने आगे तक आ पाए हैं। कंगना ने आगे कुणाल कामरा की योग्यता पर प्रश्न उठाए। उन्होंने पूछा, इनकी क्या योग्यता है, कौन है ये लोग, ये जिंदगी में कुछ कर पाएंगे? अगर लिख सकते हो तो साहित्य में या कॉमेडी में कुछ लिखते। कॉमेडी के नाम पर हमारे ग्रंथों का मजाक बनाना, लोगों का मजाक उड़ाना कितना सही। कंगना रनौत ने फिल्म निर्माता हंसल मेहता को भी करारा जवाब दिया। हंसल मेहता ने एक्स पर कुणाल के पक्ष में ट्वीट किया था और कंगना पर निशाना साधा था। कंगना ने इसी ट्वीट का जवाब दिया है। कंगना ने लिखा, उन्होंने मुझे हरामखोर जैसे नाम दिए, धमकी दी, देर रात मेरे वॉचमैन को नोटिस थमाया और सुबह कोर्ट खुल पाता उससे पहले ही बुलडोजर से मेरा पूरा घर गिरा दिया। हाईकोर्ट ने इस पूरी तोड़फोड़ की कार्यवाही को पूरी तरह गैर कानूनी बताया। कंगना ने लिखा, वो इस पर हंसे और मेरे दर्द और जगहसाई पर जश्न मनाया। ऐसा लगता है कि आपकी असुरक्षा और ओछापन न केवल आपके भीतर कड़वापन और बेवकूफी को बढ़ा रहा है, बल्कि उसने आपको अंधा भी कर दिया है। यह आपकी बनाई हुई घटिया सीरीज या फिल्मों की तरह नहीं है। अपने झूठ और एजेंडे को यहां बेचना बंद कीजिए और मेरे मामलों से दूर रहिए। गौरतलब है कि रविवार को मुंबई में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया था और उन पर एक अपमानजनक गाना गाया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे को रिक्शा वाला बताया और कहा कि अगर उनकी नजर से देखा जाए तो शिंदे गद्दार नजर आएंगे। इसके अलावा बीएमसी ने उस हैबिटेट क्लब पर भी कार्रवाई की थी जहां यह कार्यक्रम हुआ था। कुणाल कामरा के विरुद्ध भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर नोटिस भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कुणाल के खातों और कॉल रिकॉर्ड की जांच करने को कहा है।